नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीतिकाल के भाग 3 के बारे में, जिसमें हम रीतिकाल के कवियों का जन्म और उनकी रचनाएं के बारे में बात करेंगे। और ये रीतिकाल का तीसरा भाग है। ठीक है, आगे हम देखते हैं रीतिकाल के कवि और उनके रचनाओं के बारे में। इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रीतिकाल के कवियों का जन्म एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, पहले है केशव दास। केशव दास का जन्म 1555 में होता है और इनकी मृत्यु 1617 में होती है। इनको रीतिकाल का प्रथम कवि भी कहा जाता है। चिंतामणि को कहा जाता है, पर ये चिंतामणि के पहले जैसे 1600 में चिंतामणि का जन्म ही होता है और केशव का 1555 में, तो केशव पहले भी आते हैं। तो इसके पहले वीडियो में हमने इस बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं केशव दास पर। केशव दास का जन्म 1555 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1617 में होती है। उनका नाम वेदांती मिश्र था, है ना। केशव दास का नाम था वेदांती मिश्र। यह इंद्रजीत ओरछा नरेश के आश्रय में रहते थे, है ना। तो केशव दास किसके आश्रय में, मतलब किस राजा के आश्रय में थे? तो इंद्रजीत सिंह के यहाँ थे। कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। फिर केशव दास की रचनाएं। केशव दास ने रसिक प्रिया लिखा, जिसमें 16 प्रभाव हैं, है ना। प्रभाव मतलब ऐसा अध्याय को बोला जाता है, किसी में प्रभाव है, किसी में प्रकाश है ना। तो ये सब अध्यायों का नाम है। जैसे 16 अध्याय है ना, तो अध्याय को यहाँ पे प्रभाव बोला गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं नेट में सेट में कि जो रसिक प्रिया है उसके अध्याय का नाम क्या है? तो प्रभाव है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था। कवि प्रिया का सन था कि कवि प्रिया किसकी रचना से आया था? रसिक प्रिया कवि प्रिया ही आया था कि इसका सन कब का है ना। तो रसिक प्रिया 1591। फिर कवि प्रिया, इसका क्रम आप याद रखिए, क्योंकि हर परीक्षाओं में क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन आते हैं या फिर सही मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, है ना। और केशव से तो आता ही आता है, हर बार केशव से प्रश्न आता है, कुछ न कुछ रामचंद्रिका से आ गया, है ना। कवि प्रिया और रसिक प्रिया का तो हर बार क्वेश्चन आता है ना। तो आप कवि प्रिया और रसिक प्रिया का इसका सनाप याद रखिए। सबसे पहले रस, है ना, तो ऐसे रसिक मतलब सबसे पहले केशव दास ने रसिक प्रिया लिखा, है ना। प्रिया तो दोनों में है, सबसे पहले रसिक लिखा, फिर कवि बने। पहले उनके अंदर रस आया, फिर कवि हुए। ऐसे भी हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक नीचे लिखी हुई है, बट याद करने के लिए कि पहले रसिक प्रिया, है ना। केशव का पहले उनके अंदर क्या आया? रस आया काव्य लिखने का, तब तो वो कवि बने। ऐसे भी हम लोग मतलब अगर याद नहीं होता तो ठीक बना सकते हैं ना। इसमें 16 प्रभाव है, मतलब 16 अध्याय है। ये नायिका भेद ग्रंथ है ना। तो रसिक प्रिया कैसा ग्रंथ है? तो ये नायिका भेद है और इसमें 1591 में लिखा गया। कवि प्रिया 1601 में लिखा गया। इसमें 16 प्रकाश है ना। तो यहाँ रसिक प्रिया में प्रभाव मतलब 16 प्रभाव है, यहाँ प्रकाश है। आप यहाँ छोटी छोटी बातें ही गलत हो जाती हैं पेपरों में, जैसे टीजीटी पीजीटी में ये सब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अलंकारवादी रचना है कवि प्रिया, है ना। कवि प्रिया देखो, ऐसे उनके अंदर रस आया, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि केशव के अंदर जब रस आया तभी तो वो काव्य लिखे, तो कवि प्रिया लिखे। तो जब वो रस आया तभी तो रस आया, तो नायिका भेद लिखे, है ना। नायिका को देखिए, उनके अंदर रस आया। केशव दास रसिक प्रिया, है ना। रसिक मतलब नायिका भेद, इतना याद रखिए। तो रसिक मतलब नायिका भेद। कवि प्रिया मतलब अलंकार, मतलब कवि हैं तो अलंकार की रचना का मतलब केशव तो अलंकारवादी आचार्य ही हैं, तो कवि प्रिया मतलब अलंकारवादी रचना किए। कवि बने तो अपने काव्य में अलंकारों की रचना करने लगे, है ना। तो ये 1601 में आया, इसमें 16 प्रकाश है ना। तो जब कवि बने तो उनके अंदर प्रकाश आ गया। तो प्रकाश मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि जब प्रकाश आया तो अलंकारवादी रचना करने लगे। तो बहुत अच्छी ट्रिक है कि रसिक मतलब नायिका भेद लिखा। रसिक प्रिया जो नायिका भेद ग्रंथ है, 16 प्रभाव हैं,
उनके ऊपर नायिका का प्रभाव पड़ा, नायिका का प्रभाव पड़ा तो उन्होंने रसिक प्रिया लिखा। कवि प्रिया पढ़ा, कवि प्रिया पर लिखे तो वो अलंकारवादी आचार्य थे, तो उनके ऊपर अलंकार मतलब कवि का प्रकाश जब उनके ऊपर पड़ा तो वो अलंकारवादी, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर हम लोग बार बार पढ़ेंगे नहीं याद होता, कभी कभी पेपर में ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो सिर्फ इन्हीं दोनों रचनाओं को मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो कवि प्रिया रसिक प्रिया कभी भूले ही ना, है ना। इसीलिए से बोल रही हूँ कि कवि प्रिया मतलब कवि बने तो अलंकारवादी रचना किए। केशव की वंश परंपरा इसमें पता चलता है, कवि प्रिया में केशव के वंश परंपरा का पता चलता है। उन्होंने अपने वंश की बात इसमें कवि प्रिया में की है, ठीक है। रामचंद्रिका 1601 में लिखा है इन्होंने, तो इनकी दो रचनाएं हैं, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। रामचंद्रिका 1601 है ना, तो रामचंद्रिका कवि प्रिया दोनों 39 प्रकार हैं, है ना। ऊपर प्रभाव था, प्रकाश अब प्रकार हो गया। फिर ये राम कथा है, इसमें एक रात में लिखा गया है, महाकाव्य है। ओके, आगे चलते हैं। वीर सिंह देवचरित ये 1607 में लिखा गया। इनके वीर सिंह के ये आश्रयदाता, मतलब वीर सिंह की आश्रयदाता में वीर सिंह देवचरित लिखे 1607 में। ये भी आता है कि वीर सिंह, तो आपको मतलब वीर सिंह अगर आ गया कि वीर सिंह देवचरित किसके आश्रय में लिखे, तो वीर सिंह के आश्रय में, ठीक है। रतन बावनी 1607 में आया, ये वीर काव्य है। इंद्रजीत सिंह के भाई की वीरता का वर्णन किया गया है ना। तो रतन बावनी में इंद्रजीत सिंह के भाई की वीरता का वर्णन हुआ है। फिर नक्सिक और छंदमाला, ठीक है। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र और रतन बावनी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी ट्रिक है रसिक राम कवि रतन वीर विज्ञान जान, मतलब रसिक प्रिया, ऐसे रसिक मतलब नायिका भेद, ओके। रसिक राम का से रसिक, का से कवि प्रिया, फिर रामचंद्रिका, फिर का रतन बावनी, फिर इधर वीर सिंह देवचरित विज्ञान, है ना। तो ऐसे याद करते, रसिक राम कवि रतन वीर विज्ञान जहाँ, नक्सिक छंदमाला, नक्सिक वर्णन और छंदमाला अलग से की है, ठीक है। तो सबसे पहले रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका को आप ध्यान रखिएगा। नगेंद्र कहते हैं कि भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पंथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। नगेंद्र ऐसा कहते हैं शुक्ल केशव दास के विषय में कि भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। चिंतामणि, है ना, दूसरे नंबर पे आते हैं चिंतामणि। इनका जन्म 1609 में होता है और ये 1685 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये तिगवापुर के रहने वाले रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। तो चिंतामणि त्रिपाठी के पिता का क्या नाम है? रत्नाकर त्रिपाठी, है ना। क्योंकि आप याद इसलिए रखिए रत्नाकर जी को, क्योंकि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर में आया था कि बिहारी के पिता के गुरु का क्या नाम था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब पिता का तो नाम सब याद करते हैं, पिता के गुरु का नाम कौन याद करते, इसलिए एक एक चीज़ों का याद रखना, मतलब ध्यान रखना है कि ये तिगवापुर के रहने वाले थे, रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे। इनके भाई मतीराम, ये चिंतामणि के भाई भूषण, मतीराम, जटाशंकर, ये चारों भाई थे। और चिंतामणि, भूषण, मतीराम तीनों तो बहुत ही बड़े कवि हुए। जटाशंकर भी कवि थे पर उनका नाम इतना ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। शाहजी भोसले शाहजहाँ दारा सिकोह के आश्रय में रहते थे, अपना नाम मणिमाल कहा, है ना। तो ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि चिंतामणि अपना नाम मणिमाल बताते हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चिंतामणि अपना नाम क्या बताते हैं, तो मणिमाल बताते हैं। ये शाहजी भोसले के यहाँ थे, शाहजहाँ दारा सिकोह के आश्रय में रह चुके थे। 1650 में उन्होंने कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कविकुल कल्पतरु, ठीक है। ये 1650 में इन्होंने ग्रंथ लिखा। काव्य विवेक इनकी रचना है। ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक बना के कि जैसे काव्य विवेक, तो विवेक किसको था? चिंतामणि, चिंता करते थे तो उनके अंदर विवेक आ गया, है ना। तो काव्य विवेक, है ना। काव्य प्रकाश, जब चिंता किए तो विवेक आया,
फिर उनके जीवन में प्रकाश हो गया तो उन्होंने रामायण लिख दिया, है ना। जब उनके चिंतामणि ने विवेक किया तो काव्य विवेक लिखा, चिंता किया तो विवेक आया, फिर प्रकाश हुआ, फिर उन्होंने रामायण लिखा, फिर रस विलास, श्रृंगार मंजरी का भी विचार। तो वैसे ठीक है, ट्रिक बना के आप लोग जरूर याद करिए। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण, रस विलास, श्रृंगार मंजरी, कवि विचार। तो काव्य विवेक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। फिर आते हैं नगेंद्र लिखते हैं, इनके बारे में भी नगेंद्र लिखते हैं, और केशव के बारे में भी नगेंद्र ऊपर लिखते हैं। आचार्य की दृष्टि से नहीं, कवित्व की दृष्टि से भी इनका स्थान अत्यंत गौरवपूर्ण था। ये नगेंद्र जी कहते हैं कि आचार्य की दृष्टि से नहीं, कवित्व की दृष्टि से भी इनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। कविकुल कल्पतरु में इन्हें जो कविकुल कल्पतरु लिखा है तो कैसे लिखा, मतलब इसमें किसका प्रभाव पड़ा है, तो मम्मट के काव्य प्रकाश का इसमें प्रभाव है, धनंजय के 10 रूपक का, ठीक है। और काव्य के दशांगों का विवेचन प्रस्तुत किया है, काव्य के दशांगों का विवेचन इसमें प्रस्तुत किया है, किसने, वो चिंतामणि ने। कविकुल कल्पतरु पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो काव्य प्रकाश का और धनंजय के 10 रूपक का, ये याद रखिए, ठीक है। फिर आते हैं मतीराम 1617 में आते हैं तिगवापुर। ये चिंतामणि के भाई थे। बूंदी के भाव सिंह के आश्रय में रहे। जहांगीर, हुमायूं के नरेश, ज्ञानचंद बुंदेला, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्ञानचंद बुंदेला स्थित रूप सिंह बुंदेला राजा के आश्रय में रहे, ठीक है। ज्ञानचंद बुंदेलखंड के स्थित बुंदेला राजा के आश्रय में थे, तो मतलब ये बूंदी के भाव सिंह और हुमायूं के नरेश ज्ञानचंद। अब बुंदेलखंड में स्थित रूप सिंह बुंदेला, 3 राजाओं का नाम याद रखिएगा। बूंदी के भाव सिंह, बूंदी के राजा कौन थे, भाव सिंह, और जहांगीर, दूसरा जहांगीर, और हुमायूं के नरेश ज्ञानचंद, 3 हुए। बुंदेलखंड के स्थित रूप सिंह बुंदेला, 4 राजाओं का सही, ठीक है। फिर रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं इनके बारे में कि सच्चा हृदय था इनका, मतीराम सच्चा। ऐसा क्वेश्चन आएंगे कि रीतिकाल के किसी कवि को रामचंद्र शुक्ल ने सच्चा हृदय कहा, है ना, तो इनको मतीराम को। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर मतीराम की सी चलती भाषा, सरस और व्यंजन नहीं मिलता। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर मतीराम की सी चलती भाषा और सरस व्यंजना नहीं मिलती है, ठीक है। मतीराम की कुछ रचनाएं हैं इस प्रकार। छंद सार, इसमें शंभू सिंह सोलंकी को समर्पित किया है। मतीराम जो है शंभू सिंह सोलंकी को समर्पित किया। रसराज किसी को भी समर्पित नहीं किया। मतलब ये अगर ऐसे आते हैं कि जैसे रीतिकाल के सभी जो कवि हैं, आचार्य हैं, वो किसी न किसी मतलब राजाओं को अपनी पुस्तक या अपना ग्रंथ जो है समर्पित करते थे। मतलब उनके वीरता का गुणगान करते थे अपने ग्रंथों में। तो रसराज ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी को भी, मतलब इसमें किसी राजा का गुणगान नहीं है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। ललित ललाम, ये अलंकार ग्रंथ है ना। ये बूंदी के नरेश दीवान भाव सिंह के आश्रय में लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा प्लीज़। ललित ललाम किसके आश्रय में लिखा गया था, भाव सिंह, है ना। वो उनके अंदर भाव, ऐसे याद करिए कि ललाम मतलब उनके अंदर भाव था, ललित स्वभाव के रहे होंगे, ऐसे ललित और भाव, ललित भाव, ऐसे याद करिए। ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में रहेगा और उन्होंने ललित ललाम लिखा। ये अलंकार ग्रंथ है। रसराज से किसी को समर्पित ही नहीं है। छंद शास्त्र शंभू सिंह सोलंकी, ओके। आगे चलते हैं। और फिर साहित्य सार है कि मतीराम सतसई, बिहारी सतसई के आधार पर इन्होंने लिखा है मतीराम सतसई। फिर चलते हैं भूषण वीर रस के कवि हैं, है ना। मतलब ऐसा है कि जैसे रीतिकाल में श्रृंगारिक रचनाएं हुई, है ना, तो उसमें वीरता का वर्णन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है।
भूषण ऐसे मतलब भूषण है जिन्होंने वीरता का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है और रीति काल में किया है। ओके, तो 1613 से 1615 के बीच चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कविभूषण को उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन आया था 2017-18 में जब पेपर हुआ था MP सेट का। 17-18 में जब भी 18 में पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन आया था कि भूषण को किस राजा ने भूषण की उपाधि दी, है ना। तो ये राजा रुद्र सोलंकी राजा रुद्रसेन। तो ये आ सकता है सेट में क्वेश्चन। शिवा को बखानो छत्रसाल को, ये भूषण की पंक्ति है। वह हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं, ये शुक्ल जी कहते हैं, है ना। तो भूषण को क्या कहते हैं, हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि। सच्चा कवि हृदय किसको बोले, मतीराम का सच्चा हृदय मिला। और भूषण को क्या बोलते हैं कि ये सच्चे हिंदू के प्रतिनिधि कवि हैं। जो हिंदू लोग हैं उनके प्रतिनिधि कवि कौन है, तो भूषण है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। भूषण की कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। ये शुक्ल की बुक से है, क्रम से, ठीक है, क्रम से आप याद रखिए, क्रम से भी आते हैं लगाने को। और शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, तीनों को ही लोग याद करते हैं। बट आगे भी है भूषण उल्लाला, दूषण उल्लाला, भूषण हजारा, है ना। शिवराज भूषण, शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लाला, दूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। ओके, इनकी एक पंक्ति है, इंद्र जी निजम्भ पर, वाणव सुअंब पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राज है ना। इन्होंने लिखा इंद्र जी निजम्भ पर, वाणव सुअंब पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राज है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भूषण अच्छे कवि थे, है ना। पीछे क्या लिखे रामचंद्र शुक्ल लिखे कि हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कौन है, भूषण है। उसी प्रकार रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि भूषण अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होंने लिखा, जिस रस को उन्होंने लिया, उनका पूरा आवेश इसमें उनमें था, है ना। जिस रस को उन्होंने लिया यानी वीर रस को। शुक्ल क्या कह रहे हैं कि भूषण एक अच्छे कवि थे। जिस रस को उन्होंने लिया उसका पूरा आवेश उनमें था, मतलब वीर रस का आवेश पूरा उनमें था। पर भाषा उनकी अनेक स्थलों पर सदोष है, मतलब भाषा सदोष है, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। महाराजा जसवंत सिंह, है ना। महाराजा जसवंत सिंह 1826 में इनका जन्म हुआ, लिखा नहीं है क्या, 1826 में इनका जन्म होता है। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध राजा थे, अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे। तो अगर हिंदू नरेश यहाँ लिखा जा रहा तो फिर भूषण को भी शुक्ल ने क्या कहा कि हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि। तो आप जसवंत सिंह को मत लगाइएगा कि हिंदू नरेश थे, तो वो भूषण थे, ठीक है। यहाँ ये लिख रहे हैं ये अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे। ये मतलब राजा थे, ये राजा भी थे और आचार्य भी थे। अपने आप को कवि नहीं कहते, आचार्य कहते हैं। ये जसवंत सिंह जो है अपने आप को आचार्य कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, अपने समय के सबसे प्रतापी नरेश थे, ठीक है। जिसका भय औरंगजेब को हमेशा बना रहता था, औरंगजेब इनसे डरता रहता था। इनका जन्म ये नीचे, इनका जन्म 18 यहाँ पे 1600 बोलना चाहिए। चलिए, इनका जन्म 1626 में होता है और ये मृत्यु उनकी है 1688 में। महाराजा गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे। ये दो भाई थे, तो ये दूसरे पुत्र थे, यानी दूसरे बेटे थे गज सिंह। इनके पिता का नाम था गज सिंह। हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं, है ना। आचार्य थे, मैंने बोला नहीं कि आचार्य थे। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। उनकी रचना इस प्रकार है। भाषा भूषा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है और आएगा आगे भी। ये अलंकार ग्रंथ है, सबसे पहले ये अलंकार ग्रंथ है।
212 दोहे हैं इसमें। इस ग्रंथ को इन्होंने आचार्य के रूप में लिखा, कवि के रूप में नहीं, है ना। तो जसवंत सिंह किस ग्रंथ को आचार्य के रूप में लिखते हैं, तो भाषा भूषण को, ठीक है। यह आचार्य की हैसियत से नहीं, हिंदी साहित्य में थे, कवि की हैसियत से नहीं। ये आचार्य की है, कौन सा कवि रीतिकाल का आचार्य की हैसियत से था, कवि की हैसियत से नहीं, तो महाराजा जसवंत सिंह। ओके, आगे चलते हैं। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। प्रबोध चंद्रोदय, भाषा भूषण हमने पीछे पढ़ा। प्रबोध चंद्रोदय ये संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में पद्य अनुवाद है ना। तो ये ब्रज भाषा में इसका अनुवाद किया प्रबोध चंद्रोदय का। यह प्रोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास और सिद्धांत बोध इनकी रचनाएं हैं। अप्रोक्त सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास और सिद्धांत बोध। भाषा भूषण के ऊपर 3 टीकाएं लिखी गई। भाषा भूषण जो उनका अलंकार वादी ग्रंथ है उसके ऊपर टीकाएं भी लिखी गई हैं। किसने लिखा है ये आप लोग भी देख लीजिएगा। अलंकार रत्नाकर बंसीधर ने लिखा। भाषा भूषण को अलंकार रत्नाकर टीका किसने लिखा, बंसीधर ने लिखा। प्रताप सिंह ने लिखा। प्रताप सिंह ने क्या लिखा ये मुझे नहीं मिला, देखते हैं आगे वीडियो में मिलेगा तो ऐड कर देंगे। तीसरे गुलाम कवि भूषण चंद्रिका, भूषण चंद्रिका लिखा गुलाम नबी ने। क्या, तो ये भाषा भूषण की टीकाएं हैं, मतलब इसका अनुवाद, मतलब इसके ऊपर भाषा भूषण के ऊपर इन्होंने तीनों लोगों ने अपने अपने टीकाएं लिखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अलंकार रत्नाकर लिखते हैं बंसीधर, है ना, और प्रताप सिंह लिखते हैं, और फिर तीसरे गुलाम कवि जो है भूषण चंद्रिका लिखते हैं, है ना। तो ये भाषा भूषण की टीकाएं हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे का पार्ट अगली वीडियो में। धन्यवाद।